चलिए, जैसे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक एवं अर्धायु काल में संबंध देखे थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग संबंध देखेंगे। किसके किसके बीच में? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो संबंध देखेंगे अर्ध आयु काल में और वेग स्थिरांक में, वो कैसा होगा वो ध्यान से समझिएगा। देखिए, माना कि क्या लिख रहे हैं, माना कि अभी चल रहा है क्लास 12 है ना, चौथा चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, है ना, केमिकल काइनेटिक्स, उसी का पाठ चल रहा है। तो माना कि प्रथम कोटि अभिक्रिया इस प्रकार है। प्रथम कोटि अभिक्रिया, बोलिए नहीं रहा है, आप लोग हैं यहाँ पे? प्रथम कोटि अभिक्रिया इस प्रकार है। किस प्रकार है तो देख लीजिए, इस प्रकार है। कोई अभिकारक है, ये उत्पाद का निर्माण किया। जब t बराबर 0 तो यहाँ सांद्रता A और यहाँ पे कुछ नहीं, t समय बाद देखेंगे तो t समय बाद अभिकारक के सांद्रता में कमी होगी। तो जितना कमी होगा तो इतना यहाँ पे वृद्धि होगा। समझ में आ रही है बात? उतना यहाँ क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अर्ध आयु काल की परिभाषा से आप लोगों को हमने क्या पढ़ाया है? अर्ध आयु काल की परिभाषा से आप लोग बढ़िया से जानते हैं क्या है। अर्ध आयु काल की परिभाषा से क्या है आप लोगों ने देखा? तो आपने देखा था के का मान, क्या माना था? के का मान। तो अर्ध आयु काल की परिभाषा में टी बराबर कितना हो जाएगा? टी बटा 2। अर्ध आयु काल का मतलब समय कितना हो जाता है? आधा। वही अगर सांद्रता की बात कीजिएगा, उत्पाद की सांद्रता की बात कीजिएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? आधा। कितना हो जाएगा? आधा, है ना। तो इस उत्पाद की सांद्रता भी कितना हो जाएगा? आधा। तो आप लोगों ने के बराबर इसके पिछले क्लास में पढ़ा था कि के बराबर होता है 2 पॉइंट, या नहीं भी पढ़े होंगे तो इसको जान लीजिए कि के बराबर क्या होता है ना। अर्ध आयु काल की परिभाषा से 2.303 बटा t/2 इंटू लॉग बेस 10, है ना, a बटा a माइनस एक्स। ये पढ़ाए भी थे, पढ़ाए थे ना। अब यहीं पे आप x का जो मान है a बटा 2 यहां रख देंगे, समझे कि नहीं, और इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के बाद देखिए क्या होगा। जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए क्या होता है। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा, मेरा जो न्यू समीकरण आएगा वो क्या हो जाएगा? तो k बराबर 2.303 बटा t/2 इंटू लॉग बेस 10 a बटा a घटाओ a बटा 2, क्योंकि x के बराबर यहाँ कितना लिखा हुआ है? a बटा 2। अब इसको और हल कीजिए तो k बराबर 2.303 बाई t/2 इंटू लॉग बेस 10। अब यहाँ पे देखिएगा a बटा 1 में से आधा चला गया तो आधा बचेगा। अरे 1 में से 1 है पूरा, 1 में से 1 बटा 2 गया तो 1 में से 1 बटा 2 कितना हो जाएगा? 1 बटा 2 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो वही a बटा 2 लिख दिए। तो इसको यहां से हम क्या कर दिए? काट दिए। a से a क्या हो गया? कट गया। तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो k बराबर कितना हो जाएगा? 2.303 बटा t/2, यहाँ हो जाएगा लॉग बेस 10 2। कितना हो जाएगा? लॉग बेस 10 2। अब यहाँ log 2 का मान आपको याद होना चाहिए कि कितना होता है। तो log 2 का मान होता है 0.3010। तो अगर इसको याद कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं याद कर लिए हैं तो याद कर लीजिएगा। तो अब यहाँ से देखिए k बराबर क्या हो सकता है? 2.303 बटा t/2 गुना log बेस 10, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो इसका मान होता है 0.3010। समझे कि नहीं है? ये इसका मान होता है। जब इसको काटिए कूटिएगा तो k बराबर आ जाएगा, गुना अगर इसको कर दीजिएगा, इससे इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 0.6932। कितना आ जाएगा? 0.6932। अब बटा में हो जाएगा t/2। तो यही है आपका वेग स्थिरांक, जिसको आपने k कहा, अर्ध आयु काल जिसको t/2 कहा, इसके बीच में संबंध, इसके बीच में
संबंध। आगे समझ में? तो अभी आप लोगों ने देखा था कि शून्य कोटि में भी हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था। शून्य कोटि में भी हम लोगों ने अर्ध आयुकाल और वेग स्थिरांक में हम लोगों ने संबंध निकाला था। उसी प्रकार से प्रथम कोटि में भी निकाल लिया। इसके बाद पढ़ा था कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण। तो अब हम लोग पढ़ लेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। समझ में आ रही है बात ना? तो हम लोग अब सीखेंगे आगे क्या चीज? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, है कि नहीं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। तो अगला जो टॉपिक होगा उसका नाम है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। अभिक्रिया के लक्षण। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के क्या लक्षण है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो समझिए ध्यान से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या है? तो पहला, यह जो अभिक्रिया है वह K बराबर 2.303 बटा T2 इंटू लॉग बेस 10 है ना, एक उसके पावर में A बटा A माइनस X समीकरण का पालन करती है। समझ में आ गई बात? याद हुआ आप लोगों को? पहला लक्षण क्या है? यह अभिक्रिया, याद नहीं है तो पिटा जाइएगा, इसको याद कर लीजिएगा। यह अभिक्रिया K बराबर 2.303 बटा T है ना, मैंने समय के लिए अर्ध काल हो जाएगा तो T/2 और पूरा समय रहेगा तो T, है कि नहीं? तो 2.303 बटा T इंटू लॉग बेस 10 A बटा A माइनस X, यही वाला समीकरण ना है? समीकरण का पालन करती है, समीकरण का पालन करती है। कोई दिक्कत है? ये हो गया पहला लक्षण इसका। दूसरा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण और क्या हो सकते हैं? तो इसमें दूसरा चीज जो हम लोग पढ़ेंगे, यह अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है। यह अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है। यह अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है। कभी पूर्ण नहीं होती है। क्लियर हो गया? तीसरा जो होगा इसमें, तो इस अभिक्रिया का जो वेग होगा और इसका जो वेग स्थिरांक होगा वो दोनों की इकाई सेम टू सेम होगी। और कितना होगी? तो मोल प्रति लीटर है ना, मोल प्रति लीटर सेकेंड या समय, यही ना होता है जी, यही होगा। तो इस अभिक्रिया का क्या चीज? तो इस अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक का वेग तथा वेग स्थिरांक दोनों का इकाई समान कितना होगा बताओ? समान मोल प्रति लीटर समय। समझ में आया बात? मोल प्रति लीटर समय होता है। क्लियर हो गया? अब जरा ग्राफ की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ग्राफ में क्या देखेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो ग्राफ हम लोग तैयार कर रहे हैं, किसके लिए? वेग के लिए। तो वेग बोले तो दर, वेग बोले तो दर, वेग बोले तो क्या चीज? दर। तो दर मान के चलिए कि इधर लिख दिया, इधर क्या रहेगा? समयांतराल, यानी कि समय। क्या रहेगा? समय। समझे कि नहीं? एक ग्राफ बनाएंगे वेग स्थिरांक के लिए। इसके लिए वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक बोले तो लॉग A बटा A माइनस A, लॉग बेस 10 A बटा A माइनस X, और नीचे क्या हो जाएगा? T। तो इसके लिए जैसे ही देखेंगे, तो इसके लिए जैसे ही समय बढ़ेगा, दर बढ़ेगा, ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है? इसका अगर ग्राफ की बात करेंगे तो ऐसे बनेगा। समझ में आई बात है? तो ये दोनों ग्राफ को आप लोग को क्या करना है? याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। अगर आ जाता है तो बार बार हम लोग अर्ध आयुकाल पढ़ रहे हैं। तो ये जो हाफ जो पीरियड है ना, हाफ लाइफ जो पीरियड है, अर्धकाल आयु जो है, ये होता क्या है? तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अब अगला जो टॉपिक देख लेते हैं, उसका नाम है अर्ध आयुकाल। क्या नाम है इसका? अर्ध आयुकाल।
अर्ध आयु काल, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध आयु, मतलब हाफ लाइफ, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम नहीं पीरियड यहां बोलिए, क्या बोलिए, पीरियड, है ना, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल। आखिर यह अर्ध आयु काल क्या है? तो किसी भी अभिक्रिया में, ठीक है ना, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है उसके आधा होना, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं कि x की सांद्रता को आधा कर रहे हैं तो ये बटा 2 हो जा रहा है, तो हम a क्या है, तो a जो है से प्रारंभिक, माने वो क्या है, प्रारंभिक सांद्रता का वेग है, प्रारंभिक सांद्रता है, क्या है, प्रारंभिक सांद्रता तो हम लोग उसी को ना आधा कर रहे हैं। देखिए ना यहाँ पे जी, हम लोग यहाँ पे जो लिखते हैं कि x बराबर a बटा 2, तो a क्या है, तो a है प्रारंभिक सांद्रता, ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, तो उसी को क्या कर देना है, आधा। तो जब किसी भी अभिक्रिया में जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने से जितना समय लगता है, आधे होने में जितना समय लगता है वही समय अर्ध आयु काल कहलाता है, समझे कि नहीं, वही समय क्या कहलाता है, अर्ध आयु काल कहलाता है। बहुत आसान है इसकी परिभाषा, क्या आसान है, तो इसको तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में किसका, अभिकारक का, किसी अभिक्रिया सांद्रता किसका, अभिकारक का, किसी अभिक्रिया में अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता का, है ना, प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में, प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में, प्रारंभिक सांद्रता ना आधा होता है, तो आधे होने में उसमें जितना समय लगता है, आधे होने में जितना समय लगता है, जितना समय लगता है उसे अर्ध आयु काल कहा जाता है, अर्ध आयु काल कहा जाता है, काल कहा जाता है। इसे हम लोग कैसे सूचित करते हैं, तो इसे t/2 से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं इसको लिखा जाता है t 50%, क्या लिखा जाता है, t 50%, तो दोनों का एक ही अर्थ है ना, चाहे t/2 से संबोधित कीजिए या t 50% से संबोधित कीजिए, कोई दिक्कत है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं छद्म अभिक्रिया, क्या पढ़ लेते हैं, छद्म अभिक्रिया। अब छद्म अभिक्रिया है क्या चीज, तो छद्म अभिक्रिया का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं आभासीय एकानुक अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, आभासीय एकानुक अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, आभासीय एकानुक अभिक्रिया, इसी को हम लोग बोलते हैं छद्म अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, छद्म अभिक्रिया, कोई दिक्कत है, इसको क्या बोलते हैं, छद्म अभिक्रिया, समझ में आ रही है बात। तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या है ये अभिक्रिया है क्या चीज, ये सब क्वेश्चन आपके आने वाले रहते हैं, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा, कैसे ध्यान में रखिएगा, देखिए अगर आप किसी अभिक्रिया का आप कोटि निकालिए कि किस कोटि का है, प्रथम कोटि का है, द्वितीय कोटि का है, शून्य कोटि का है, कोटि निकाल लीजिए और उसका आनुकता निकाल लीजिए, आनुकता जो हम लोग जोड़ते हैं, जो अणु आगे लगाया रहता है ना, तीर के बाएं साइड में, अभिकारक का आनुकता निकाल लीजिए, दोनों को देखिए, अगर दोनों समान नहीं है, दोनों अगर बराबर नहीं है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे आभासीय एकानुक अभिक्रिया, क्लियर हो गया, ऐसा अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, आभासीय एकानुक अभिक्रिया। तो यानी कि इसकी परिभाषा कैसे लिखा जाए, इसे देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं CH3COO-C2H5, एस्टर ग्रुप का ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, CH3COO-C2H5, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन करवाते हैं जल के साथ, यानी कि
H2O के साथ। और जैसे ही इसका अभिक्रिया करवाए तो अभिक्रिया कराने के बाद बना लिया क्या चीज, तो एसिटिक पदार्थ बना लिया। कौन सा पदार्थ बना लिया, एसिटिक अम्ल, यानी कि CH3COOH, CH3COOH मैंने एसिटिक अम्ल बना लिया। और क्या बना लिया, तो C2H5OH, C2H5OH। तो आपसे इसमें पूछा गया क्या चीज, कोटि। क्या पूछा गया, कोटि। और पूछा गया क्या, आणविकता। क्या बना पूछा गया, आणविकता, ये पूछा गया। तो अभी कोटि किसका है, तो ये प्रथम कोटि का है। ये किस कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो यानी कि ये हो गया 01, यानी कि 01 बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रथम कोटि। कौन सा कोटि, प्रथम कोटि। आणविकता देखिए तो यहाँ एक छुपा हुआ है, यहाँ एक छुपा हुआ है, तो आणविकता कितना हो गया, 2। तो क्या 1 और 2 दोनों बराबर है, नहीं है। तो ऐसे जो अभिक्रिया होंगे उसको बोलेंगे आभासीय एकानुक अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे, आभासीय एकानुक अभिक्रिया। यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोटि तो प्रथम हो लेकिन आणविकता 2 या 2 से अधिक हो, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग आभासीय एकानुक अभिक्रिया कहते हैं। तो कैसे परिभाषा लिखे, इसका 2-3 गो परिभाषा तो हम ही बता दिए। तो सबसे पहले लिखिए कैसे, वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिनकी कोटि और आणविकता, जिनकी कोटि और आणविकता, आणविकता दोनों समान नहीं होता है, दोनों समान नहीं होता है। आणविकता का मान आणविकता ऐसे लिख लीजिए, आणविकता का मान समान नहीं होता है, आणविकता का मान समान नहीं होता है, समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग आभासीय एकान्विक अभिक्रिया कहलाती है ना। समान नहीं होता है, आभासीय एकानुक अभिक्रिया कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। या इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, जिसकी कोटि और आणविकता समान न हो, आणविकता समान न हो, ये भी परिभाषा हो सकता है कि नहीं। या ऐसे भी दे सकते हैं, जिसकी कोटि प्राथमिक हो परंतु है ना आणविकता 2 या 2 से अधिक हो, क्या कहलाता है, अधिक हो। जो इच्छा है आप लिख लीजिए, जब समझ गए तो कुछ भी लिखिए, समझे कि नहीं है। मेन इसको क्या करना है, समझना है। समझ में आ रही है बात सबको। तो अगर इसको समझ में आ रहा है तो यही आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। तो ये अगर टॉपिक हो गया तो अगला हम लोग यहाँ तो एग्जाम्पल भी देके समझा दिए। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, तो अगला जो है अभिक्रिया जो वेग है, तो अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। किस पर, ताप पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। फेयर करते जा रहे हैं कि नहीं, इसका हम चेक कर लेंगे आज। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता पढ़ लेंगे, है ना। अगला जो टॉपिक होगा जिसका नाम क्या है, अभिक्रिया वेग। क्या है नाम इसका, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, की ताप पर निर्भरता। ये क्या चीज है, देखिए ताप पर निर्भरता। तो इसको भी बहुत बढ़िया से समझना है। देखिए क्या समझना, आई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए वैसे भी आप जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है ना। तो तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः किसी अभिक्रिया के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, अगर आप उसके टेम्परेचर को कितना बढ़ा दीजिएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दीजिएगा, सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा दीजिएगा, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा, जो पहले है ना जितना, उससे 2 गुना हो जाएगा। 10 डिग्री इधर बढ़ाइएगा टेम्परेचर, तो जो अभिक्रिया का वेग पहले था वह उससे कितना गुना ज्यादा हो जाएगा, 2 गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 गुना हो जाता है। अर्थात वेग स्थिरांक क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। वेग स्थिरांक कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। क्लियर हो गया। यानी कि हम क्या बोले, अभी हम लोग सिंपली इस बात को जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। सबको जान रहा है, आप भी जान रहे हैं कि ताप बढ़ाए तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना। अब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो जो उसका स्थिरांक है वो 2 गुना नहीं होगा, तो वो भी 2 गुना हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, 2 गुना। वेग स्थिरांक का मान नहीं बदलता है, बार बार हम बोल रहे हैं, पिछले भी क्लास में पढ़ाए थे कि वेग स्थिरांक का मान जहां पे स्थिरांक है वो बदलेगा नहीं, लेकिन सिर्फ एक सांद्रता जो ताप है उसकी वजह से स्थिरांक का मान भी बदल जाएगा। बोले हैं कि नहीं बोले हैं, है ना। दाब से स्थिरांक नहीं बदलेगा, लेकिन ताप से स्थिरांक बदल जाएगा। विलयन के आयतन बढ़ने से, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से, दाब बढ़ने से कोई फर्क नहीं है स्थिरांक में, लेकिन ताप के बढ़ोतरी पर या ताप के घटने पर वेग स्थिरांक में परिवर्तन होता है। क्लियर हो गया। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। देखिए, तो क्या लिखेंगे कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आप ही लोग में हमारा ज्यादा क्लास चल रहा है, ठीक है ना, है ना। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या वृद्धि होती है, कुछ भी आप लिखिए, ठीक है ना। अतः किसी अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, है ना, ताप बढ़ाने पर, है ना, क्या हो जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, पहले से 2 गुना हो जाता है। 2 गुना हो जाता है। 2 गुना कितना बढ़ाने पर होता है, 10 डिग्री। आगे समझ में, 2 गुना हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। क्लियर हो गया। 2 गुना हो जाता है, समझ में आ गई बात। अब इसको यहां पे ध्यान से समझिए, 2 गुना हो जाता है। जैसे देखिए, हम एक बार ऐसा लेते हैं कि जब टेम्परेचर है T, एक बार लेते हैं जब टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाए, ठीक है ना। तब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ से इसको समझिएगा। क्या ग्राफ से समझिएगा, ग्राफ से क्या समझिएगा, तो ग्राफ से इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। क्या समझने का प्रयास कीजिए, है ना। अणुओं का अंश जो है, देखिए ध्यान से, क्या है, अणुओं का अंश एक तरफ बनाते हैं ग्राफ में, ठीक है, और दूसरी तरफ जो बनाते हैं वो गतिज ऊर्जा है। क्या है, गतिज ऊर्जा। क्या है, गतिज ऊर्जा। समझ में आ गई बात, क्या है, गतिज ऊर्जा। तब यहां पे देखिएगा जो ग्राफ बनेगा एक ऊंचाई तक जाएगा और फिर ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे। तो यहां पर हमने टेम्परेचर कितना रखा है, तो टेम्परेचर यहाँ पे हमने T रखा है। कितना रखा है टेम्परेचर, T ताप पर, T ताप पर यहां तक पहुंच गया क्या चीज हमारा, है ना। तो यहां पर पहुंच गया अति संख्य, है ना, क्या पहुंच गया, अति संख्य
गतिज ऊर्जा, क्या पहुंच गया, अतिसंख्य गतिज ऊर्जा, अतिसंख्य गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो यहां जो उत्पाद जो बन रहा है देखिए ध्यान से, तो उत्पाद देखिए इतना सा बना, ये क्या बना मेरा उत्पाद, ये उत्पाद बना। अभिक्रिया का वेग मैंने बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, लेकिन अब जो है हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पे टेम्परेचर कर दिया कितना, T+10 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना कर दिया, T+10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा ये उतना ऊंचा नहीं जाएगा, अब अहिजे से ऐसे बन जाएगा। एक मिनट देखिए ध्यान से, अब ग्राफ क्या होगा, तो पहले था ये, देखिए ध्यान से, पहले क्या था, ऐसा था, क्या था, ऐसे गया है, ऐसे आया है ना ऐसे। अब जो ग्राफ है ऐसे नहीं होगा, अब ग्राफ अहीं से मुड़ जाएगा और ऐसे हो जाएगा, देख रहे हैं। अब यहाँ पर उत्पाद देखिए इतना ही उत्पाद नहीं बनेगा, जब जैसे ही टेम्परेचर T+10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो ये अभिक्रिया का वेग कितना हो गया, दोगुना हो गया, कितना हो गया, दोगुना। अभिक्रिया का वेग दोगुना हो गया, तो अब देखिए उत्पाद इतना बन गया। पहले उत्पाद ज्यादा थे कि अब उत्पाद ज्यादा हुआ, पहले उत्पाद ज्यादा कि अब उत्पाद ज्यादा, अब उत्पाद ज्यादा, यानी कि अभिक्रिया के वेग में अतिशय क्या हो गई, दोगुना की वृद्धि हो गई, क्या हो गई, दोगुना की वृद्धि। कब, जब टेम्परेचर कितना बढ़ा दिए हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाए हैं, तब। क्लियर हो गया, समझ में आ रही है कि नहीं बात। तो आपके अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है, कितना गुना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। क्लियर हो रहा है तो बोलते जाइएगा, अभिक्रिया का वेग कितना हो गया, दोगुना। समझ में आ रही है बात, है ना, दोगुना हो गया और उत्पाद यहाँ पर बढ़ गया। तो उत्पाद ये क्यों बढ़ा, तो चूंकि अतिसंख्य गतिज ऊर्जा में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया। अतिसंख्य है ना, यहाँ पे देखिए पहले यहाँ था, पहले यहाँ पे था, अब यही से रिएक्शन कर रहा है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो अतिसंख्य गतिज ऊर्जा है उसमें बढ़ोतरी हो गया, कितना का, T+10 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना बढ़ गया, T+10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उत्पाद क्या हो गया, ज्यादा हो गया, पहले की तुलना में उत्पाद क्या हो जाएगा, ज्यादा। इधर क्या लिए थे, गतिज ऊर्जा, इधर क्या लिए थे, गतिज ऊर्जा। यहाँ पे क्या लिए थे, अणुओं का अंश, क्या लिए थे, अणुओं का अंश, अणुओं का अंश। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको आप लोगों को समझ लेना है, इसको क्या करना है, समझ लेना है। आखिर ये ग्राफ बना करके केस कौन है वैज्ञानिक जो समझाया है, कोई तो वैज्ञानिक होगा जो इस चीज को समझाया होगा हम लोगों को, है कि नहीं, ऐसा करके। तो हाँ, दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था बोल्टमैन और मैक्सवेल। कौन, बोल्टमैन और मैक्सवेल। इन लोगों ने क्या किया, सांख्यिकी का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, सांख्यिकी का प्रयोग करके, अणुओं का अंश है ना, अतिसंख्य गतिज ऊर्जा, यानी कि सांख्यिकी का प्रयोग करके अणुओं की गतिज ऊर्जा, किसकी गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा अणुओं के अंश मध्य में, अणुओं के अंश माने गतिज ऊर्जा और अणुओं के अंश जो मध्य हुआ उसके बीच में क्या निकाला इन लोगों ने, ग्राफ बताया। तो ये ग्राफ किसने दिया है, तो यह ग्राफ दिया है बोल्टमैन और मैक्सवेल ने। किसने दिया है, बोल्टमैन और मैक्सवेल ने। तो चलिए इस बात को लिख दें कि नहीं लिखे, चलिए लिख देते हैं। तो ये जो ग्राफ किसने दिया था, देखिए ध्यान से, तो इसको दिया बोल्टमैन, किसने, बोल्टमैन, और किसने, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल, बोल्टमैन और मैक्सवेल ने सांख्यिकी का प्रयोग करके, सांख्यिकी का प्रयोग करके, देखते चलिए, सांख्यिकी का प्रयोग करके अणुओं की गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा और किसके मध्य, तो गतिज ऊर्जा और अणुओं के अंश के मध्य, है कि नहीं, अणुओं के अंश के, अणुओं की गतिज ऊर्जा और अणुओं के अंश के मध्य, अंश के मध्य। समझ में आ रही है बात। और ग्राफ बनाया, क्या बनाया,
ग्राफ बनाया। क्लियर हो गया? ग्राफ बनाया। देखिए ध्यान से, यहां पे ये बात किसने बताया? तो वोल्टमैन ने। किसने? वोल्टमैन। और किसका नाम लिए थे? मैक्सवेल, है कि नहीं? देखिए ध्यान से, है ना, ये जो ग्राफ था किसने दिया था? वोल्टमैन। किसने? वोल्टमैन। और किसने? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने क्या चीज का प्रयोग करके? सांख्यिकी। क्या चीज का प्रयोग करके? सांख्यिकी का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? सांख्यिकी का प्रयोग करके। किसके किसके बीच में? तो अणुओं की गतिज ऊर्जा। अणुओं की गतिज ऊर्जा। और किसके बीच में? और अणुओं के अंश के बीच में। अणुओं के अंश के मध्य। अंश के मध्य क्या बता दिया? ग्राफ। क्या बनाया? ग्राफ बनाया। मध्य ग्राफ बनाया। पहली बात हो गया ये क्लियर, ग्राफ बनाया। दूसरी बात, दूसरी बात समझिए, ये तो ग्राफ बन गया, कोई दिक्कत है? दूसरी बात क्या हुआ कि यदि ताप में वृद्धि की जाती है, यदि ताप में वृद्धि की जाती है तो, अगर ताप में वृद्धि अगर कर देते हैं तो वक्र का जो शीर्ष होगा, जो इसका जो शीर्षवा है, देखिए ध्यान से, ये जो वक्र है वो वक्र का जो शीर्ष होगा, और ताप आप बढ़ा दिए हैं तो इसका जो शीर्ष होगा, वक्र का शीर्ष जो होगा अधिक ऊर्जा मान की ओर, किसकी ओर? अधिक ऊर्जा मान की ओर विस्थापित हो जाता है। अधिक ऊर्जा मान की ओर विस्थापित हो जाता है। समझे कि नहीं? अधिक ऊर्जा मान की ओर विस्थापित होता है तो वक्र किधर क्यों चला जाता है? दाहिनी तरफ। किधर चला गया? देखिए तो दाहिनी तरफ चला गया कि नहीं चला गया? तो दाहिनी ओर फैल जाता है। तो फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है? ये सब देखिए ना कितना उत्पाद बन गई। फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है? इसमें देखिए फैलाव कम, इसमें फैलाव देखिए कितना है। से समझ में आई बात है? तो यही बात को लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो देखिए, यदि ताप में वृद्धि की जाती है तो वक्र का जो शीर्ष है, वक्र का शीर्ष, वक्र का क्या चीज? शीर्ष किधर की ओर? अधिक ऊर्जा मान की ओर। अधिक ऊर्जा, है ना, ऊर्जा मान की ओर विस्थापित हो जाता है। मान की ओर विस्थापित हो जाता है। विस्थापित हो जाता है तथा वक्र किधर हो जाता है? दाहिनी ओर फैल जाता है। तथा वक्र किधर की ओर फैल जाता है? दाहिनी ओर फैल जाता है। क्लियर हो गया? दाहिनी ओर फैल जाता है। अब एक और देख लीजिए, यहां पर क्या है? वक्र से अस्पष्ट है। किससे? वक्र से अस्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? तो इस वक्र से स्पष्ट है कि अणुओं का अंश, अणुओं का अंश, अणुओं का अंश जिनकी ऊर्जा, जिनकी ऊर्जा, ऊर्जा कौन सी ऊर्जा? तो ये बोले तो क्या चीज? सक्रियन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सक्रियन ऊर्जा। तुरंत पढ़ाएंगे सक्रियन ऊर्जा क्या है से, समझे कि नहीं? सक्रियन ऊर्जा पढ़ाएंगे। तो ऊर्जा जिसका नाम क्या है? ई से अधिक है। ई से अधिक है। क्लियर हो गया? ये से क्या है? अधिक है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, इससे क्या है? अधिक है। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, अब हम लोग पहले जो हम लोगों ने टेम्परेचर कितना बढ़ाया था? T+10 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बढ़ाया था? T+10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग, ये जो टेम्परेचर है T, है ना, तापमान से दुगना है। T तापमान से दुगना है।
यानी कि आप 10 कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है ना। अतः T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इस पर जो अभिक्रिया होगी, इस पर जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग है वो कैसा होता है, तो दुगुना होता है। क्लियर हो गया। क्या होता है, दोगुना होता है। इस सक्रियण ऊर्जा का इस्तेमाल आर्हेनियस ने किया था। किसने किया था, आर्हेनियस ने। आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया था जो आपको पढ़ना है। आर्हेनियस का समीकरण क्या है, पढ़ लीजिए। किसका समीकरण, आर्हेनियस का समीकरण। आर्हेनियस का समीकरण क्या है, आर्हेनियस का समीकरण, समझे कि नहीं। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो इनका जो नियम है संघट्टवाद पर नियम है। संघट्टवाद किसे कहेंगे, टक्कर को। जब अणु आपस में क्या होते हैं, टक्कर करते हैं, यानी कि टक्कर का सिद्धांत। आर्हेनियस का नियम किस पर निर्भर है, टक्कर के सिद्धांत पर। किस पर, टक्कर के सिद्धांत पर। तो टक्कर के सिद्धांत पर आर्हेनियस ने वेग नियतांक, किसका, वेग नियतांक तथा परम ताप के बीच एक संबंध स्थापित किया था। समझे कि नहीं। वेग स्थिरांक और किसके, वेग नियतांक और किसके बीच, तो वेग नियतांक और परम ताप के बीच संबंध स्थापित किया था। समझे कि नहीं। जिसके अनुसार ताप बढ़ाने से वेग में जो चरघातांक है, समझे कि नहीं, उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसी के लिए उन्होंने एक समीकरण दिया था, उसी को बोला जाता है आर्हेनियस का समीकरण। समझ में आ गई बात। तो इन्होंने कहा था कि जब गतिज ऊर्जा तब बनेगा जब आपस में अणुओं का क्या होगा, टक्कर होगा। इसी को कहते हैं टक्करवादी, टक्कर का सिद्धांत, यानी कि संघट्टवाद का सिद्धांत। देखिए संघट्ट ऐसे है कि नहीं, क्या चीज को बोलेंगे, संघट्टवाद, यानी कि इसी को बोलते हैं टक्कर। क्या बोलते हैं, टक्कर सिद्धांत। संघट्टवाद सिद्धांत के आधार पर, देख रहे हैं ना, आधार पर। किसने, आर्हेनियस ने। किसने, आर्हेनियस ने। आर्हेनियस ने किसके किसके बीच संबंध स्थापित किया था, तो वेग नियतांक। वेग नियतांक जिसको हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, के से। किससे सूचित करते हैं, के से। वेग नियतांक बोलिएगा या वेग स्थिरांक बोलिएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। समझे कि नहीं। तो के का मतलब हो गया वेग स्थिरांक या वेग नियतांक। ये नहीं कि नियतांक बोल रहे थे आप लोग, अरे स्थिरांक अलग चीज है, नियतांक अलग चीज, दोनों सेम चीज है। समझ में आई बात है ना। तो वही बात बोल रहे हैं कि वेग नियतांक तथा किसके बीच में, बोलिए, तथा किसके बीच में, परम ताप के बीच में। परम ताप को किसे सूचित करते हैं, टी से। वही टेम्परेचर, परम ताप, जिसको क्या चीज से संबोधित करते हैं, टी से। टी के बीच एक संबंध स्थापित किया। टी के बीच क्या किया, एक संबंध स्थापित किया। समझ में आ रही है बात। एक संबंध स्थापित किया जिसके अनुसार क्या था भाई, तो जिसके अनुसार ताप बढ़ाने से क्या होता है, वेग में जो चर घातांकी है, घात में जो चर है, नहीं घात में रहता है माने पावर में, तो चर घातांकी वृद्धि होती है। चर घातांकी वृद्धि होती है। आया समझ में, चर घातांकी वृद्धि होती है। इसे इस प्रकार हम लोग व्यक्त करते हैं। ये इस प्रकार है, लिख देते हैं। किस प्रकार है, देखिए ये इस प्रकार है। इनका समीकरण याद रखिएगा, ये इस प्रकार है। क्या है भैया,
तो समझ लिए के बराबर, तो के वही वेग नियतांक, क्या है वेग स्थिरांक या वेग नियतांक, बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू यहां पर क्या दे दिए हैं ई के माथे पर ई ए माइनस ई ए बटा आर टी, क्या लिखे हैं माइनस ई ए बटा आर टी। यही फार्मूला है किसका, आर्हेनियस का समीकरण है। समझ में आ गई बात है। यही समीकरण किसका है, आर्हेनियस का। अब यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि बाबू रे के क्या है, तो क्या बताइएगा, वेग स्थिरांक। ये क्या है मेरे भाई, वेग स्थिरांक। ये क्या है ए, तो ये है भैया आवृत्ति गुणांक। ये क्या है, आवृत्ति गुणांक। ये क्या है, आवृत्ति गुणांक। समझे कि नहीं। यहाँ पे ई ए क्या है, तो सक्रियण ऊर्जा। क्या है ये, सक्रियण ऊर्जा। पढ़ाइए देते हैं सक्रियण ऊर्जा तुरंत। सक्रियण ऊर्जा। आर क्या है, ये जो आर आपने लिखा है क्या है, तो गैस नियतांक या गैस स्थिरांक, गैस नियतांक। और टी क्या है, परम ताप। टी क्या है, परम ताप। समझे कि नहीं है। तो ये बात समझ में आ गया, जैसे समझिए इस बात को, यहां तक समझ में आ गया आर्हेनियस का समीकरण, कहीं से कोई दिक्कत। चलिए तो इस समीकरण को और बढ़िया समझने के लिए क्या करें हम, तो यदि किसी अभिक्रिया के लिए, देखिए ध्यान से, यदि किसी अभिक्रिया के लिए, इसको याद रखिएगा, यदि किसी अभिक्रिया के लिए, समझ में आ रही है बात ना, यदि किसी अभिक्रिया के लिए T1 ताप, कितना ताप, T1 ताप पर वेग स्थिरांक, T1 ताप पर वेग स्थिरांक कितना है, तब T1 ताप पर वेग स्थिरांक K1 है। क्या है, K1 है। तथा T2 ताप पर वेग स्थिरांक कितना है, K2 है। कितना है, K2 है। कितना है, K2 है। तो K2 हो तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log बेस 10 K2 बटा K1, log बेस 10 K2 बटा K1। K2 क्या है, वेग स्थिरांक। इतना बराबर क्या होगा, वेग नियतांक क्या होगा, तो होगा ई ए बटा 2.303 आर इंटू क्या हो जाएगा 1/T1 बट माइनस 1/T2, यानी कि टेम्परेचर में अंतर। समझ में आ गई बात है। इस फार्मूला को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस पर आपको न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आएंगे। समझ में आ गई बात। यहां से आपको log बेस 10 K2 बटा K1, के ही क्यों लिए, अरे के बराबर में सब फार्मूला पढ़ रहे हैं, सब फार्मूला तो के लिए पढ़ रहे हैं, समझे कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे log बेस 10 K2 बटा K1 बराबर ये सक्रिय ऊर्जा हो गया। बार बार ये सक्रिय ऊर्जा हुआ। सक्रिय ऊर्जा क्या है, तो आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार पर काम करता है। क्या है, तो अभिक्रिया में अभिकारकों से मध्य, अभिकारकों और अभिक्रिया के मध्य टक्कर होता है अणुओं का। उस टक्कर से क्या होता है, तो एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है। जैसे आप कोई सूत्र लिखते हैं तो ऐसे ही थोड़ी लिखा जाता है, उसमें प्रतिक्रिया होती है। उसके बीच में क्या होता है, टक्कर होता है अणुओं के बीच में। और टक्कर होने के बाद उनके बीच में जो टक्कर होता है उसको बोलते हैं मध्यवर्ती। क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं, जो अल्प समय के लिए होता है। उसी का अल्प समय के लिए जो अस्तित्व में रहता है, तत्पश्चात वह फिर किस में बदल जाता है, उत्पाद में बदल जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। एक बैक आप लोग को H2 और O2 को निकाले और जल बन गया, तो ऐसा काम होता तुरंत नहीं है। उसके बीच में H2 और O2 के बीच में पूरा टक्कर होता है। क्या होता है, टक्कर। तो इस टक्कर के बीच में जो मध्य में जो काम होता है उसको बोलते हैं मध्यवर्ती। उसमें जो ऊर्जा का हरासमेंट होता है तब जाकर के उत्पाद बनता है H2O, समझे। तो उसके बीच में जो मध्यवर्ती में जो ऊर्जा लगा उसी को बोलते हैं क्या चीज, सक्रियण ऊर्जा। समझ में आ गई बात है।
बोलबे नहीं करता है। तो अब पढ़ लेंगे सक्रियन ऊर्जा। क्या पढ़ लेंगे? सक्रियन ऊर्जा। सक्रियन ऊर्जा, सक्रियन ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ रही है बात? एक्टिवेशन एनर्जी। कोई दिक्कत है? तो सक्रियन ऊर्जा किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर? तो आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, है ना? कैसे? आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्या है? आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य, अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य माने इनके बीच में, है ना, माने टक्कर होती है। क्या होती है? टक्कर होती है, टक्कर होती है। समझ में आ गई बात? है तो अभिकारक क्या करता है? अभिकारक क्या चीज का निर्माण करता है? तो मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं। अभिकारक मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं, मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं। समझ में आ रही है? जो अल्प समय के लिए होता है, जो कितना देर के लिए रहता है? जो अल्प समय के लिए अस्तित्व में रहता है, जो अल्प माने थोड़ा समय के लिए, समय के लिए अस्तित्व में रहता है। अल्प समय के लिए कहां रहता है? अस्तित्व में रहता है। तत्पश्चात, तत्पश्चात ठीक लिख लेना। हाँ, तत्पश्चात उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। समझे कि नहीं? अब यहां पे देखिए परिवर्तित हो जाता है तो मध्यवर्ती बनाने के लिए, मध्यवर्ती बोले तो क्या चीज? सक्रिय संकुल। मध्यवर्ती को क्या बोलते हैं? सक्रिय संकुल। ये जो मध्यवर्ती बार बार हम बोल रहे हैं तो इसी को बोलेंगे सक्रिय संकुल। ठीक है ना? तो इस मध्यवर्ती बनाने के लिए जो भी आवश्यक ऊर्जा लगा, क्या लगा? आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? सक्रियन ऊर्जा कहलाती है। सक्रियन ऊर्जा कहलाती है। आया समझ में? सक्रियन ऊर्जा कहलाती है। क्लियर हो गए? क्या कहलाती है? सक्रियन ऊर्जा कहलाती है। आप देखिए एक एग्जांपल से समझिए इसको। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे H2 है और I2 है। हम डायरेक्ट रिएक्शन लिख देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, लेकिन भैया इतना आसानी से ये नहीं बनता है। कैसे बनता है? तो देखिए हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन है ना, आयोडीन, यहां भी क्या है? आयोडीन। दोनों के बीच में संघर्ष होता है। ये हाइड्रोजन इसके साथ देखता है कि क्या व्यवहार होता है कि नहीं? ये इसके साथ संपर्क में आता है, भागेगा, फिर आएगा, फिर भागेगा, फिर ये H इसके संपर्क में आएगा। समझे कि नहीं? फिर ये धीरे धीरे करके क्या होगा? जुटेगा और जुट करके क्या बना देगा? HI। तो इन दोनों के बीच में जो यहां पर ऊर्जा लगा, इसी को क्या कहते हैं? मध्यवर्ती। इसी को क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती। इसी बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती। जो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में जो टक्कर हुआ और टक्कर के फलस्वरूप कभी टूटना, कभी जुटना, कभी टूटना, जुटना और अंततः हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाना, अंततः हाइड्रोजन आयोडाइड तैयार हो जाना। तो इसके बीच में जो ऊर्जा लगा, सक्रिय संकुल हुआ, तो इसके बनाने में जो आवश्यक ऊर्जा लगा, इसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं?
सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ रहा है? तब बोलिएगा। इसको क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। समझ में आई बात है? तो कोई भी अभिक्रिया होता है तो ऐसे ही होता है, पहले टूटेगा, जुटेगा, टूटेगा, जुटेगा, अंततः बनता है। और ये कितना देर के लिए रहता है? अल्प समय के लिए। कितना देर के लिए? अल्प समय के लिए। समझ में आ गई बात? फेर का कॉपी लाइए, तो फेर का कॉपी लाइए जल्दी से, जल्दी लाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए आप लोगों ने बहुत अच्छा से फेयर किया है, इसके लिए धन्यवाद है कि नहीं? कहां से पढ़ा रहे हैं? ये चैप्टर कहां से शुरू किया है? तो निकाल के रासायनिक बलगतिकी यहां तक किए थे, है ना? ठीक है। ठीक है, अब चलिए एक पॉइंट हम आपको बताए थे इसमें। देखिए ये पॉइंट है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए यहां पे हम सबसे पहले ही फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ाए होंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने बताया था सांद्रता का प्रभाव, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव। और उत्प्रेरक का प्रभाव में हम लोग कहे थे कि इसको अभी रहने दीजिए, अंतिम में पढ़ाएंगे, बोले थे। देखिए आपको ध्यान से ले जाइए इसको, यही दिखाने के लिए आपका फेयर मांगे थे। तो आइए अब पढ़ लेते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव। समझे कि नहीं? वहां भी काम कर जाएगा मेरा, यहां भी काम कर जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या चीज भैया मोरे? उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव है कि नहीं? जो कारक में हम लोग जो 5 वो कारक बताए थे, उसी में एक कारक था क्या चीज? उत्प्रेरक का प्रभाव। तो देख लीजिए उत्प्रेरक का प्रभाव पढ़ लीजिए। क्या है उत्प्रेरक का प्रभाव? तो वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में भाग नहीं लेता है, वह प्रभाव जो अभिक्रिया है ना, वह, अरे यार वह प्रभाव लिख दिया, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में भाग नहीं लेता है, अभिक्रिया के वेग में भाग नहीं लेता है। समझ में आई बात? अभिक्रिया के वेग में भाग नहीं लेता है। ऐसे नहीं लिखे इसको, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है परिभाषा इसकी। वह पदार्थ, समझे कि नहीं, जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। नहीं समझे बात है? ऐसे लिखे, उत्प्रेरक क्या है? वह पदार्थ। अब उत्प्रेरक क्या है? एक ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, लेकिन अपने अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, पर स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है और अपने स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। वही ना उत्प्रेरक है? अरे वही ना उत्प्रेरक है जो अपने भाग नहीं लेवे। जैसे तुम्हारे पापा क्या है? उत्प्रेरक है। वो आ रहे हैं तो उनको देख करके आपका पढ़ाई करना, वो चले जा रहे हैं तो फिर बदमाशी करना, तो वो उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई, किताब और है ना, आपके बीच में कहीं क्रिया में भाग ले रहे हैं? नहीं, आप उनको देख करके डर से पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? वो जा रहे हैं तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो यही उत्प्रेरक का काम है। तो उसके जैसे सूर्य का प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो सूर्य का प्रकाश क्या कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है। समझे कि नहीं? तो वो उत्प्रेरक हो गया। समझे कि नहीं? जो स्वयं अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। समझे कि नहीं? अब आया समझ में? वही क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। क्या कहलाता है? उत्प्रेरक।
तो उत्प्रेरक क्या है? तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक पथ प्रदान करता है, एक रास्ता प्रदान करता है, समझे कि नहीं? उत्प्रेरक क्या करता है? तो उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के लिए, उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए क्या करता है? तो एक वैकल्पिक पथ प्रदान करता है, एक वैकल्पिक पथ प्रदान एक वैकल्पिक पथ प्रदान करता है, समझे कि नहीं? तथा सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, तथा सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। मुख्य इसका यही काम है, कम सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। यानी कि सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है? कम कर देता है। समझ में आ गई बात? सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। एक ग्राफ देखिए जिसमें हम उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं, उसका ग्राफ, समझे कि नहीं? एक में क्या कहते हैं? उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवा रहे हैं, तो उसका ग्राफ, दोनों को ग्राफ देखिए ध्यान से। तो जैसे मान के चलिए कि ऐसे है, सेम सेम दोनों रहेगा, क्या रहेगा? दोनों सेम सेम रहेगा, ठीक है ना? इधर क्या है? ऊर्जा है, इधर क्या है? ऊर्जा है। इधर क्या है? तो इधर जो है अभिक्रिया निर्देशांक है, क्या है? अभिक्रिया निर्देशांक। एक मिनट इसको छोटा कर दीजिए। इधर क्या है? अभिक्रिया निर्देशांक। क्या है? अभिक्रिया निर्देशांक। इधर क्या है? अभिक्रिया निर्देशांक, देख रहे हैं ना? इधर क्या है? ऊर्जा। इधर क्या है? ऊर्जा। तो आप देखेंगे है ना कि जब हम लोग उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, है ना, बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया जब होगी, तो ये यहां से ऊपर की ओर ऐसे जाएगा, देख रहे हैं ना? ये ऊपर जाएगा, यहां तक पहुंचेगा। तो यहां पर जो मध्यवर्ती जो हुआ, मध्यवर्ती समझ रहे हैं? मध्यवर्ती का मतलब क्या होगा? सक्रिय संकुल। क्या हो गया? सक्रिय संकुल, समझे कि नहीं? जो उसके बीच की ऊर्जा है सो, तो वह सक्रिय ऊर्जा जो हुआ यहाँ पे बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में हुआ। किसमें हुआ? बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये हो गया क्या चीज? मध्यवर्ती। क्या हो गया? ये मध्यवर्ती। सक्रियण ऊर्जा ये हुआ, क्या हो गया? ये सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा यहाँ पर जो हुआ, ये कैसे हुआ? बिना उत्प्रेरक के, बिना उत्प्रेरक के। लेकिन अगला में हम उत्प्रेरक कर दिए। अब अगला में क्या कर दिए? उत्प्रेरक। तो इसकी हाइट इतना जाएगी नहीं, इसकी हाइट बदल जाएगी, और हाइट बदल करके बहुत कम दूरी में इधर निकल जाएगी, बहुत कम दूरी में इधर निकल जाएगी। यानी कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दाहिनी ओर जितना फैलेगा अभिक्रिया का वेग उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ मध्यवर्ती की हाइट देखिए तो कमा कि नहीं कमा? और सक्रियण ऊर्जा देख लीजिए, जो सक्रियण ऊर्जा था वहां पे अब कौन सक्रियण ऊर्जा को काम कौन करने लगा है? उत्प्रेरक की उपस्थिति मिल गई है, इसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति हो गई है। तो उपस्थिति हो गई है तो ग्राफ चेंजिंग कर गया कि नहीं कर गया? है कि नहीं? जितना ये हाइट पर गया उतना हाइट पर जाने की जरूरत नहीं था। अभिक्रिया बहुत तेजी से हुई है। अभिक्रिया कैसे हुई है? बहुत तेजी से हुआ। यहाँ पर अभिक्रिया कैसे हुई है? थोड़ा धीरे धीरे ऊपर चढ़ करके हुआ है, ऐसे, समझे कि नहीं? तो उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, समझे कि नहीं? उत्प्रेरक का यही काम है, समझे कि नहीं? अब हम लोग पढ़ लेंगे टक्कर सिद्धांत। क्या पढ़ लेंगे? टक्कर सिद्धांत, रासायनिक अभिक्रियाओं का टक्कर सिद्धांत, है कि नहीं? तो अगला टॉपिक हम लोग को क्या हो जाएगा? रासायनिक टक्कर सिद्धांत। क्या लिखेंगे? टक्कर सिद्धांत। कोई दिक्कत? टक्कर सिद्धांत लिखेंगे, देखेंगे ध्यान से। क्या है टक्कर सिद्धांत? तो देखिए ध्यान से, टक्कर सिद्धांत जो है वो समझ लीजिए। अब देख लीजिए, अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन होता है। अभिकारकों के उत्पाद में क्या होता है? परिवर्तन।
तो उनके अणुओं में मध्य टक्कर होना आवश्यक है। उत्पाद जब भी होगा तो अणुओं के बीच में क्या हो जाएगा, टक्कर। टक्कर होगा तभी तो चीज बनेगा, दोनों रिएक्शन करेगा तभी तो बनेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ, टक्कर हुआ है किसके किसके बीच में, अभिकारकों के अणुओं के बीच में। किसके बीच, अभिकारकों के अणुओं के बीच में टक्कर हुआ है, समझे कि नहीं। तो इस आधार पर क्या हुआ कि मैक्स ट्राउड्स और विलियम लुइस दो वैज्ञानिक थे, और सन था 1916 से 18 में। तो उन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या चीज का प्रतिपादन किया, एक सिद्धांत। और उन्होंने बताया कि अभिकारकों के अणुओं का जो अभिकारक के जो अणु होते हैं, है कि नहीं, वह कैसे हो जाते हैं, तो गोला टाइप का एक रूप ले लेते हैं, और उस रूप से वे आपस में क्या करते हैं, टकराव करते हैं। क्या करते हैं, टकराव करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टक्कर का सिद्धांत। अब देख लीजिए ध्यान से, तो कैसे कैसे इसको लिखेंगे कि अभिकारकों के, है ना, अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तन होना है। अभिकारकों को, अरे अभिकारक यानी कि तीर के बाईं साइड में, उसको किसमें परिवर्तित होना है, उत्पाद में। अभिकारकों को उत्पाद में क्या होना है, परिवर्तन होना है। क्या है, परिवर्तन होना है। तो इनके अणुओं के मध्य, तो इनके अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य क्या हो जाएगा, तो अणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक है। टक्कर होना आवश्यक है। टक्कर होना आवश्यक है, समझ में आ गई बात है। इनके अणुओं के बीच टक्कर होना आवश्यक है। इसी आधार पर, इसी आधार पर कौन, तो इसी आधार पर मैक्स ट्राउड्स, मैक्स ट्राउड्स और एक और वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था, तो उनका नाम था विलियम लुइस ने, विलियम लुइस ने, कब हम बताए हैं, 1916 से 1918 में, 18 तक नहीं, 1916 से 1918 में, है कि नहीं, संघट्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संघट्ट, संघट्ट माने टक्कर, सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया, प्रतिपादन किया। समझ में आई बात, प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों के अणुओं, अणुओं, है ना, अभिकारकों के अणुओं को ढोल, है ना, अभिकारकों के अणुओं को ढोल, गोलों के रूप में माना गया, गोलों के रूप में माना गया। समझ में आ गया बात है, ढोल माना गया। अब आता है संघट्ट आवृत्ति, माने टक्कर आवृत्ति, है कि नहीं। अब क्या आता है, संघट्ट आवृत्ति। ये है क्या चीज, जिसको हम लोग कह सकते हैं टक्कर आवृत्ति। तो अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई, देख लीजिए ध्यान से,
है ना, अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड टक्कर, प्रति सेकंड टक्कर, समझ में आ रहा है ना। टक्कर का मतलब संघट, समझे कि नहीं, टक्कर या संघट को संघट आवृत्ति, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टक्कर आवृत्ति, है कि नहीं, है ना। टक्कर आवृत्ति जिसको हम लोग कैसे सूचित करते हैं, ZAB से, है ना। टक्कर आवृत्ति कहा जाता है, कहा जाता है, समझे कि नहीं। जैसे देखिए, ध्यान समझिएगा, कोई अभिकारक है A + B, अभिकारक आपस में टकराते 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 क्या चीज का निर्माण कर दिया, उत्पाद का निर्माण कर दिया। क्या चीज का निर्माण कर दिया, उत्पाद का। कोई दिक्कत। ये उत्पाद अभिक्रिया के वेग को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कैसे, अभिक्रिया के, क्योंकि टक्कर हुआ तो वेग बढ़ेगा, तो अभिक्रिया के वेग को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त करते हैं, देखिए ध्यान से, व्यक्त किया जाता है तो कैसे, इसका फार्मूला हो जाएगा K बराबर, है ना, K बराबर वही संघट आवृत्ति यानी कि टक्कर आवृत्ति। टक्कर आवृत्ति को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, ZAB, है ना। क्या लिखेंगे इसको, ZAB इंटू EA/RT। समझ में आ गया बात है, समझ में आ गया बात है। ये क्या हो गया, ये समीकरण हो गया। क्या हो गया, ये समीकरण हो गया। क्या हो गया, ये समीकरण। कोई दिक्कत है, तो ये समीकरण हो गया। तो यहां तक आप लोग समझ में आ गया। तो इस चीज में अब ZAB क्या है, संघट आवृत्ति है, सारा चीज समझ ले। ये सक्रियण ऊर्जा है, R जो है से गैस स्थिरांक है, और T जो है से परम ताप है। क्लियर हो गया ना। क्या है, परम ताप। तो यह क्या है, तो इसमें देखिएगा, जब भी टक्कर होगा तो याद रखिएगा, यह जटिल अणुओं के लिए मान्य नहीं, माने यह जटिल अणुओं के लिए मान्य है, जटिल अणुओं के लिए यह मान्य नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जटिल अभिक्रिया यानी कि दो या दो से अधिक बार में जो अभिक्रियाएं होंगी वह हो गया क्या चीज, जटिल अभिक्रिया, है कि नहीं। तो क्योंकि जटिल अणुओं में सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती हैं, इसीलिए इसमें मान्य नहीं है। समझे कि नहीं। तो इस बात को भी हम लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं कि यह जटिल अणुओं में यह मान्य नहीं है। किसमें मान्य नहीं है, तो जटिल अणुओं के, है ना, यह जटिल अणुओं में मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। कोई दिक्कत है, जटिल अणुओं में मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है, क्योंकि जटिल अणुओं में क्या है, तो जटिल अणुओं में सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती है, कुछ बेकार भी टक्कर हो जाता है। समझे कि नहीं। तो क्योंकि जटिल अणुओं में सभी टक्कर प्रभावी नहीं होते हैं, प्रभावी नहीं होते हैं, समझे, कुछ बेकार हो जाते हैं। इसीलिए तो इसलिए इसे संबोधन हम लोग किस चीज से करते हैं, रो से, है ना। इसलिए इसमें संबोधन क्या, इसमें संशोधन कर दीजिए, इसमें संशोधन कर दीजिए, इसमें संशोधन कर दिया जाता है। यही फार्मूला में क्या कर दिया जाता है, संशोधन। जो फार्मूला है ना लिखा हुआ इसमें संशोधन करेंगे और एक चीज लेके आएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। इसलिए इसमें संशोधन कर रो, है ना, इसको क्या बोलते हैं, रो, इसको क्या बोलते हैं, रो, है ना। रो बोले तो
त्रिविम कारक, तीसरा कारक त्रिविम कारक है कि नहीं, त्रिविम कारक को जोड़ा गया है। रो को क्या बोलते हैं, त्रिविम कारक को जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। जब जोड़िएगा इसको तब क्या हो जाएगा, अभी पढ़े हैं ना, के बराबर जेड ए बी ई ए माइनस आर टी, माइनस ये है आर टी, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? लेकिन इसमें बदलाव हो जाएगा, क्या बदलाव हो जाएगा, तो के बराबर जोड़ दीजिए जेड ए बी, अब यहां पे जुटेगा क्या चीज, रो, क्या जुटेगा, रो, अब सेम हो जाएगा ई ए बटा आर टी, क्लियर हो गया। ये ई क्या, ई वाला क्या है, तो त्रिविम कारक है, ई क्या है, त्रिविम कारक, बाकी को सब पहचानिए रहे हैं, त्रिविम कारक। ये क्या है भैया, ये क्या है, जेड ए बी क्या है, तो संघट आवृत्ति, टक्कर आवृत्ति लिखिए ना डायरेक्ट, टक्कर आवृत्ति, समझ में आ गई बात। के क्या है, तो वेग स्थिरांक, फिर लिख दे रहे हैं, ये क्या है, वेग स्थिरांक, ये क्या है, सक्रियन ऊर्जा, क्या है, सक्रियन ऊर्जा, ये आर क्या है, आर गैस स्थिरांक या नियतांक, गैस स्थिरांक या नियतांक, टी क्या है, परम ताप, सब तो हम लिख दिए कि नहीं लिख दिए, कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए कैसे इस पर एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, इसको कैसे समझाते हैं एग्जाम्पल से, तो समझ लीजिए। यहां तक हो गया? आप देखिएगा जब भी टक्कर होगा, उत्पाद बनेगा तो टक्कर से ही बनेगा। कैसे बनेगा, टक्कर से। पहली बार टक्कर होगा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वो दूसरी बार टक्कर करेगा तो कुछ ना कुछ प्रभावित होगा और पीछे से जाएगा। कैसे जाएगा, सक्रिय, हाँ, त्रिविम कारक से। कैसे होगा, तो देखिए ध्यान से। अब देख लीजिए, यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसे CH3Br, क्या ले लेते हैं, CH3Br OH माइनस, है कि नहीं, OH माइनस। आप देखते हैं कि अभिक्रिया करने के पश्चात जो उत्पाद बनता है वह बनता है CH3, क्या बन जाता है, CH3OH, और Br अलग हो जाता है। Br क्या हो जाता है, अलग हो जाता है ना, Br क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, Br क्या हो जाता है, अलग। खत्म हो रहा है मेरा। देखिए अगर समाप्त भी हो जाएगा तो पूरा चैप्टर समाप्त है। अब रह गया न्यूमेरिकल की बात, तो हम क्लास में करवा देंगे न्यूमेरिकल, ठीक है ना, क्योंकि मोबाइल का बैटरी ऑफ हो गया था इसलिए हमको जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है। तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे CH3 है तो C कार्बन, H H H, तीनों कार्बन बना लिया। अब यहाँ पर Br है तो क्या OH पहले ही ढुक जाता है कि यहाँ CH3OH हो गया, नहीं, इसके लिए इसको मेहनत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मेहनत। OH से जब अभिक्रिया कराएगा तो ऐसे होता है ना कि जब फर्स्ट टाइम में जब ये होता है अभिक्रिया करता है तो CH3 Br से अभिक्रिया हुई OH की तो कोई उत्पाद नहीं बनता है, कोई उत्पाद नहीं होता है, नहीं बनता है। तो वही त्रिविम कारक जो रो बन करके आया बाद में, क्या बन करके आया, रो बन करके, समझे कि नहीं। तो दूसरी बार अभिक्रिया कराता है यहाँ पर ऐसे, OH को ऐसे घुसना है पीछे से। कैसे घुसना है, पीछे से, आगे से नहीं। आगे से देख किया तो कोई उत्पाद बना नहीं बना, कोई उत्पाद बना नहीं बना, तो इसको कैसे जाना है, पीछे से रास्ते से। तो पीछे से चुपे चुपे घुस गया घर में, समझे कि नहीं। घर में घुसा तो क्या बना, तो CH है कि नहीं, और यहां पर क्या है, Br, और यहां से घुस गया कौन, OH। मान के चलिए कि यहां पे घुस गया क्या चीज, OH। तो ये धीरे धीरे अपना घुसेगा, इसको धीरे धीरे क्या करेगा, हटाएगा, इसको धीरे धीरे क्या करेगा, हटाएगा, समझे कि नहीं। इसको धीरे धीरे क्या करेगा, हटाएगा। जैसे ही हटाएगा तो एक क्षण आएगा, उसके बाद ब्रोमाइड जो है अलग हो जाएगा। ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, अलग। इस CH3 के साथ OH क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। समझ में आई बात है। तो यहां पर कौन सा का यहां पर क्या हुआ, तो इसको बोलते हैं उपर्युक्त विन्यास। यहां पर क्या हुआ, उपर्युक्त विन्यास। यहां पर क्या हो गया, उपर्युक्त विन्यास, समझे कि नहीं। सिंपली रिएक्शन कराया तो कोई उत्पाद बना नहीं बना, तो उपर्युक्त विन्यास की है। यानी कहने का मतलब है कि पीछे से OH ने आक्रमण किया। इसका मतलब क्या हो गया, पीछे से
इसको ऐसे लिख दीजिए, पीछे से OH ने क्या किया, आक्रमण किया। आया समझ में? आक्रमण किया कैसे, पीछे से। समझ में आ रही बात? पीछे से आक्रमण किया। अब पीछे से आक्रमण को, इसी को त्रिविम कारक बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविम कारक, त्रिविम कारक बोलते हैं। और ये चीज का निर्माण उत्पाद के तौर पर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत शांति के साथ बहुत बढ़िया से सुना। और इस प्रकार से देखिए, अभी हम न्यूमेरिकल बताते हैं, अभी हम न्यूमेरिकल बताते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि सब बैटरी खत्म हो गया। चलिए बंद कीजिए, बैटरी भी समाप्त हो गया। आप लोगों का विश्वास, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और सुन लीजिए, रासायनिक बल गतिकी जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर, वो क्या हो गया, समाप्त। अगला चैप्टर क्या है, उससे पहले भी न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, हैं? अच्छा, पृष्ठ रसायन होगा। क्या है, पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, है ना। तो चलिए हम लोग उसी को पढ़ लेंगे अगला चैप्टर में। और उसके बाद फिर एक और चैप्टर रह जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक में चलेंगे तो पी ब्लॉक तत्व पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। पी ब्लॉक का एक ऐसा तत्व है जहां पे 20 नंबर आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। 20 नंबर आप बोर्ड के एग्जाम में, 12 के एग्जाम में अगर 20 नंबर केमिस्ट्री से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पी ब्लॉक जो चैप्टर है, पी ब्लॉक तत्व का चैप्टर जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।